नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी पूछी जाती है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 40 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी बेहतरीन ढंग से लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? द, ड, म और च। तो साथियों मूर्धन्य और अल्प प्राण व्यंजन में जो आएगा वो आपका ड आएगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ड। ठीक है, म जो साथियों म जो है आपका आएगा ओष्ठ में। ठीक है, ओष्ठ अल्प प्राण व्यंजन है। और च जो है तालव्य अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है साथियों, और ड जो है आपका किस में आएगा? ड आपका मूर्धन्य अल्प प्राण में आएगा। ठीक है साथियों, आप लोगों के लिए अल्प प्राण, महाप्राण और अघोष, सघोष ये पूरा आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ उच्चारण स्थान भी आने चाहिए। तो देखिए आप लोगों के लिए उच्चारण स्थान है, वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ में अ आ क ख ग घ अंगा अह ह, तालु में ई च छ ज ञ य और श आता है, मूर्धा में री ठ ठ ड ढ ण। ठीक है, और र श आता है। इसी तरीके से आपको ये टेबल पूरा याद करना है अच्छे ढंग से। साथियों पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड करके इसे आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। लड़की जैसी दिखाई न देना का तात्पर्य है, लड़की जैसी दिखाई न देना, लड़की मत बनना, लड़की की भांति श्रृंगार न करना, कमज़ोर मत बनना, आभूषण मत पहनना। तो साथियों लड़की जैसी दिखाई न देना मतलब होता है कमज़ोर मत बनना। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज। किस शब्द में साथियों री स्वर नहीं है? तो साथियों आज में जो है वो री स्वर नहीं है। ठीक है, री स्वर नहीं है, क्योंकि साथियों अगर हम इसका विवरण देखेंगे, देखिए आज शब्द में री स्वर नहीं है, से सभी शब्दों में री स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है। विवरण देखिए, जैसे कृपा में आधा क री प आ बना है। ठीक है, चार चार एक री और आधा का आधा प से मिलकर बना है कृपा। ठीक है, कृष्ण भी एक दो तीन चार पाँच पाँच वर्ण से मिलकर बना है। दृष्टि भी, ठीक है, दृष्टि भी में री का प्रयोग हुआ है, तो ये भी पाँच वर्ण का प्रयोग करके बनाया हुआ है। लेकिन आज में देखिए साथियों री का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आज होगा। ठीक है, आज में री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। लकड़ी, तो साथियों लकड़ी जो है वो आपका द्रव्यवाचक में आ जाएगा। ठीक है, लकड़ी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। साथियों जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप सोना ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूं इत्यादि। समझ गए? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है साथियों, ये वही पूरा आपका डिटेल है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। और साथियों आप लोग अपने प्रश्न जरूर गिनिएगा कि आप 50 प्रश्न में कितना कर पा रहे हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि 50 प्रश्न जो है वो आपका 150 नंबर का पूरा पूरा बनेगा। तो 150 में आप कितना कर पा रहे हैं यह आपको अंदाज़ा लगाना है। पूरा प्रैक्टिस सेट इसलिए पूरा देखना है ताकि आपको लास्ट में पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं। डुमरांव में मुख्यतः किस नदी के किनारे नरकट घास पाई जाती है? सोन नदी, घाघरा नदी, सरयू नदी, गंगा नदी। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है सोन नदी। ठीक है, डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी किनारे नरकट घास पाई जाती है। ठीक है, निम्न में संज्ञा शब्द है, हरा, पतला, सभा, गहरा। संज्ञा शब्द बताना है। तो साथियों सभा जो है वो एक संज्ञा शब्द है। कैसा संज्ञा शब्द है? समूहवाचक संज्ञा शब्द है साथियों। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा शब्द है। दिए गए शब्दों में सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, जबकि अन्य शब्द हरा, पतला, गहरा विशेषण है साथियों। समूहवाचक संज्ञा के अन्य प्रमुख उदाहरण हैं सेना, पुलिस, परिवार, समिति, वर्ग, कर्मचारी आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो साथियों समिति शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा के श्रेणी में आता है। ठीक है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद की समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दिए गए अन्य भेद असंगत हैं। इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? हम, तू, कोई, मैं। तो साथियों
कोई जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोई जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो कोई किससे है साथियों? कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परसर्ग है। किसका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परसर्ग है कोई। दिए गए विकल्पों में कोई सार्वनामिक दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। कोई सार्वनामिक दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परसर्ग है साथियों। मैं और हम उत्तम पुरुष तथा तू मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे? पैदल चलते हुए, उपदेश देते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, साइकिल चलाते हुए। तो साथियों बताइए, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे? तो साथियों वो साइकिल चलाते हुए दिखते थे। ठीक है, तो आपको क्षितिज भाग 2 कृतिका भाग 2 पुस्तक से जो भी अभ्यर्थी अगर पढ़ाई किए होंगे तो वो इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, अन्यथा एक प्रश्न छूट जाएगा उनका। तो इसलिए साथियों आप सभी वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से आपको मैंने लगभग चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो और अपनी तैयारी भी लगा सकते हैं। कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए साथियों कि ये कौन से चैप्टर का है और इस चैप्टर को लिखने वाले लेखक या कवि कौन है। ठीक है, तो प्रश्न देखते ही आपके दिमाग में वो कवि और पाठ का नाम छप जाना चाहिए, तब जाके आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन ढंग से है, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है वह एक अच्छा छात्र। तो साथियों वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम वह है। ठीक है, वह क्या है? एक संकेतवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं साथियों। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, उपरोक्त सभी। तो साथियों संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किन वाक्य में हुआ है? तो उपरोक्त सभी में हुआ है। जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तीनों आपके सही हैं। दिए गए सभी विकल्पों में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, इसमें जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है साथियों। ठीक है, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, पुस्तक किसने मंगवाऊं, किससे मंगवाऊं, कुछ काम किया करो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुछ काम किया करो, उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है साथियों? किसमें? तो पुस्तक किससे मंगवाऊं, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं साथियों। आप मुझसे क्या चाहते हैं? वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। आप मुझसे क्या चाहते हैं, तो रेखांकित शब्द आप लोग सोच रहे होंगे क्या इसमें इस वाक्य में कौन सा है? तो क्या में आप रेखांकित शब्द क्या है आपका? ठीक है, तो क्या आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक? तो साथियों प्रश्नवाचक। ठीक है, आप मुझसे क्या जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी? पुत्र की, भाई की, भतीजी की, बहन की। तो किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी साथियों? बहन की। ठीक है, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बालक हंसता है, बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है, पक्षी उड़ते हैं। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण साथियों आपका बालिका निबंध लिख रही है। क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। ठीक है, जब क्रिया में क्या क्या प्रश्न लगाएंगे और उत्तर निकल के आ जाए साथियों, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया, उत्तर न निकले तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं साथियों। जैसे बालिका निबंध लिख रही है, श्याम फिल्म देख रहा है। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे व्युत्पन्न, अकर्मक, सम्मिश्र या सकर्मक। तो साथियों उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब कर्म पर प्रभाव पड़े तो उसे सकर्मक, जब कर्ता पर प्रभाव पड़े तो उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं साथियों।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? वह खड़ा है, बच्चे दौड़ते हैं, सीता यहाँ आ रही है, गाय चरती है। तो कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है साथियों? तो सीता यहाँ आ रही है, इसमें जो है क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सीता यहाँ आ रही है वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रख रहा है। यहाँ शब्द सीता के आने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ शब्द जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है साथियों। ठीक है, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक, रेतिवाचक, कालवाचक या फिर स्थानवाचक? तो परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है साथियों, इसमें स्थानवाचक, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने वाले जगह का बोध कराते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है साथियों, इसमें सर्वत्र जो शब्द है, सर्वत्र शब्द ये परमात्मा की कृपा होने के स्थान का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है साथियों? पढ़ाया इसलिए हो गए तुम, तो साथियों इसलिए जो है वो आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए वाक्य में इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। अन्य समुच्चय बोधक अव्यय और, तथा, किंतु, परंतु, वर्ण आदि होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? कर्म है, संप्रदान है, अपादान है, करण है। तो साथियों संप्रदान काके की रारेरी ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। ठीक है साथियों, कारक की जो संख्या होती है वो 8 होती है। 8 भेद होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो वह कारक कहलाता है। कारक और विभक्ति, कर्ता का जो विभक्ति है ने या परसर्गी कह सकते हैं, कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु निर्मित वास्ते, अपादान से अलगाव में होता है, और संबंध का के की रारेरी नाननी होता है। अधिकरण में पर के ऊपर भीतर होता है, संबोधन हे अरे हो। ठीक है, कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। शोभा कमरे के अंदर है, कर्ता, संबंध, कर्म, संप्रदान। शोभा कमरे के अंदर है साथियों, इसमें संबंध कारक है। ठीक है, तो शोभा कमरे के अंदर है संबंध कारक का उदाहरण है, अभी आपने पढ़ा। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? अधिकरण, संबोधन, अपादान, कर्म। तो साथियों बताइए से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो यहाँ पे 2 चीज़ों में यूज होता है साथियों। एक से जो यूज होता है वो अपादान में होता है जो कि अलगाव के रूप में होता है। एक करण कारक में होता है जो कि से या के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करण तो उदाहरण में है, विकल्प में है नहीं, तो आपका अपादान बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए कारक है, कारक की संख्या 8 होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? अव्यापक, अव्याप्त, अव्याप्य। तो व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा साथियों? तो अव्याप्त जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याप्त शब्द का विलोम शब्द अव्याप्त होगा, अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? प्ररोह, अवरोह, समारोह, निर्मोह। तो कौन सा शब्द आरोह का विलोम है साथियों? तो अवरोह जो है वो आरोह का विलोम है। मूर्त शब्द का विलोम है अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अदृष्ट। तो मूर्त शब्द का विलोम है साथियों वो है अमूर्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है वो है अवतरणी साथियों। ठीक है, अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, मंदाकिनी, सुर, विष्णुपदी, देवनदी, जाह्नवी, सुरसरिता आदि हैं, जबकि अवतरणी जो है, अवतरणी गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, मधु, अमी, मद। तो मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है साथियों? तो अमी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे मदिरा की बात करें, मदिरा का हो जाएगा सुरा, मद, शराब, सोमरस, मधु।
ठीक है। और अमृत की बात करें तो अमी, पीयूष, सुधा, अमी हो जाएगा। और शहद की बात करें तो पुष्प रस, मधु, आसव रस और मकरंद हो जाएगा। ठीक है। कुलसुम की देसी घी में बनी कचौड़ी को क्या कहते हैं? कुलसुम की देसी घी में बनी कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, संगीतमय कचौड़ी, सुमधुर कचौड़ी, जायकेदार कचौड़ी। तो कुलसुम की देसी घी में बनी कचौड़ी को साथियों संगीतमय कचौड़ी कहते हैं। ठीक है। बेमेल अर्थ वाला शब्द युग्म चुनिए। अच्छी आँख, अज, बकरा, अड्डा, ठिकाना, अंक, अनंत। तो बेमेल अर्थ वाला जो शब्द है साथियों वो आपका अंक और अनंत है। क्या है? अंक और अनंत है। एक अंक का जो अनकाठी शब्द होगा वो गोद, चिन्ह, संख्या, भागी, गिनती के अंक तथा नाटक के अंक हैं, न कि अनंत। अंक का जो अनकाठी शब्द गोद, चिन्ह, संख्या, भाग्य, गिनती के अंक तथा नाटक के जो अंक हैं, न कि अनंत। ठीक है साथियों। तो अंक जो है अनंत, अंक और अनंत बेमेल अर्थ वाला शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? खुशी, कबूतर, वस्त्र, पानी। तो कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी है? तो आनंद का अनेकार्थी शब्द है खुशी। खुशी जो है वो आनंद का अनेकार्थी शब्द है। हलदार का स्वभाव कैसा था? सनकी, पागल, भावुक, देशभक्त। तो हलदार का स्वभाव कैसा था साथियों? वो देशभक्त। कैसा था? देशभक्ति था। गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है? अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो बताइए गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है साथियों? इसमें जो है संबंध तत्पुरुष, गंगा तट में संबंध तत्पुरुष पाया जाता है। गंगा तट, गंगा का तट क्या होगा? गंगा का तट। समास विग्रह करने पे गंगा का तट होगा, माने किनारा। ये संबंध तत्पुरुष का उदाहरण होगा। ठीक है साथियों। और भी उदाहरण है, जैसे जलमग्न की बात करें, जल में मग्न माने डूबा, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, करण तत्पुरुष का उदाहरण है। सर्वप्रिय, सर्व, सबको प्रिय, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव समास है या फिर कर्मधारय है? तो नीलांबर शब्द में कौन सा समास है साथियों? इसमें कर्मधारय समास होगा। ठीक है। नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास होगा। नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, उसे हम क्या कहेंगे? नीलांबर कहेंगे। ठीक है। तो कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास, इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। इसके लिंग एवं वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता है, जैसे चंद्रमुख, चरण कमल आदि। ठीक है। नीलांबर जो है वो नीला है जो अंबर, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, चरण कमल जो है चरण है जो कमल के समान। ठीक है। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? बेटी को, बेटे को, पति को, बहन को। तो माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है साथियों? बेटी को कहा गया है, बेटी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, नवरत्न किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। तो बताइए नवरत्न किस समास का उदाहरण है? तो यह है द्विगु समास। ठीक है साथियों। क्योंकि इसमें साथियों पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तो वहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास होगा। नवरत्न द्विगु समास का उदाहरण है जिस समासिक शब्द में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और अन्य सभी पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध करवाते हो, उन्हें द्विगु समास कहा जाता है। ठीक है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। तुम कहाँ जा रहे हो? तो साथ इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं साथियों। पहला विधिवाचक वाक्य, इसका उदाहरण है कि मोहन किताब पढ़ता है। निषेधात्मक वाक्य, राम विद्यालय नहीं गया। ठीक है। उदाहरण के साथ आपको 8 भेद मिलेंगे इसमें। तीसरा जो है आज्ञावाचक वाक्य, खड़े हो जाओ। प्रश्नवाचक वाक्य, तुम कहाँ जा रहे हो। और विस्मयवाचक वाक्य जो है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। संदेहवाचक वाक्य, शायद वह कल आए। और इच्छावाचक वाक्य में भगवान आपको सफल करे। संकेतवाचक वाक्य, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। तो संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद आपके सामने और उदाहरण सहित। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है।
उसने अपने आप को विदेशी बताया, उसने अपने आप को विदेशी बनाया, वह बोला कि वह विदेशी है। तो उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, यह सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो साथियों, उसने अपने आप को विदेशी बताया, यह सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। सुशिर वाद्यों में क्या अभिप्राय है? शीत ऋतु में बजाया जाने वाला राग, एक तरह का तबला वादन, फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य, इनमें से कोई नहीं। तो सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है साथियों? तो फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य होता है। ठीक है। प्याला देना, प्याला देना मुहावरे का अर्थ क्या है? शराब पिलाना, इच्छा की पूर्ति करना, खुश हो जाना, गर्भपात करना। प्याला देना माने शराब पिलाना। ठीक है। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? उच्चारण स्थान साथियों आपको आना ही चाहिए। श, ज, इया, च, श। तो बताइए कौन सा तालव्य वर्ण है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो स। ठीक है। तालव्य वर्ण के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी, च वर्ग, ठीक है, और य और श आते हैं। स दंत वर्ण है, तो इसमें नहीं है पूछा है, तो इसलिए स आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी श, या, च ये आपके तालव्य वर्ण के अंतर्गत आएंगे। है और नहीं है का विशेष ध्यान दीजिएगा, यही में गलत होगा। ठीक है। तो स जो है सादा स माने ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये तालव्य वर्ण नहीं है, ये दंत वर्ण है। साथियों यहाँ से आपको उच्चारण स्थान मिल जाएगा, ये आप उच्चारण स्थान पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। मैं घर पहुंचा और देखा सब बच्चे लड़ रहे हैं। मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को लड़ते हुए देखा। जैसे ही मैं घर पहुंचा देखा सब बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। सभी बच्चे आपस में लड़ रहे थे, मैं घर पर नहीं था। तो इसमें वाक्य में संयुक्त वाक्य ज्ञात करना है। तो साथियों मैं घर पहुंचा और देखा सब बच्चे लड़ रहे हैं, यह क्या है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुक्र करना मुहावरे का अर्थ क्या है? एहसान कर मानना, शक्ति संचित नहीं कर पाना, बर्बाद होना, क्रोधित होना। शुक्र करना माने साथियों एहसान मानना। ठीक है। पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता? अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक, शुभकांक्षी, हितैषी जैसे शब्दों से होना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय, पूज्य जैसे शब्दों से प्रशस्ति होनी चाहिए। या फिर व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है। तो पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता? तो साथियों सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? परिपत्र, शासनादेश, अधिसूचना, कार्यालय स्मृति पत्र। तो साथियों अधिसूचना, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसे देखकर हलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? पान वाले को, बच्चे को, मूर्ति के चेहरे को, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मूर्ति के चेहरे को देखकर हलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अगला प्रश्न है साथियों, निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सावधानी से देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर कोशिश करेंगे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की। तो ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो साथियों ये था छोटा सा गद्यांश।
आशा करते हैं आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ईर्ष्या का काम है रुलाना, हंसाना, जलाना या फिर नचाना। तो साथियों ईर्ष्या का जो काम है वो है जलाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? लक्ष्य, इच्छा, आदर्श या फिर मूल्य। तो बताइए ध्येय का क्या अर्थ है साथियों? तो ध्येय का जो अर्थ है वो आपका लक्ष्य है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है या फिर उपासना की गई है। तो साथियों गद्यांश में जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनकी खिल्ली उड़ाई गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? खर्च, कम खर्च, अधिक खर्च या फिर फिजूल खर्च। तो अपव्यय का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है फिजूल का खर्च। ठीक है। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ईर्ष्या, निंदा, ईर्ष्या से लाभ या फिर अपव्यय। तो उपयुक्त जो शीर्षक होगा साथियों वो होगा ईर्ष्या। ठीक है। तो आशा करते हैं साथियों आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट को देखे होंगे और अंत तक वीडियो को देखे होंगे, जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो विद्यार्थी अंत तक देखेंगे वही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी पढ़ाई अभी तक कितनी स्तर तक पहुंची है। तो साथियों आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिए ताकि आपको अपनी पढ़ाई का अंदाज़ा लग सके और आपकी जानकारी में आपके दोस्त साथी जो भी हैं, अगर वो भी झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें, वो भी अपनी तैयारी कर सकें। तो साथियों कैसी लगी है प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। पीडीएफ साथियों आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग लिंक को ओपन करिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से अपनी पढ़ाई करिएगा। ठीक है।